दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या मोदी सत्ता को सचमुच इस देश की समझ नहीं है, या विरोध के स्वर और विरोधियों को कुचलने की मंशा के साथ लिए जाने वाले फैसले की वजह से इस देश की हालत खराब है? इस देश के लोग तकलीफ में हैं। इस देश के लोगों को नारकी जीवन जीना पड़ रहा है। चाहे वजह जो भी हो, लेकिन जिस तरीके के फैसले मोदी सत्ता ने 2014 के बाद से लेना शुरू किया है, उससे देश की आर्थिक स्थिति खराब नहीं हुई है, बल्कि आम लोगों का जीवन भी मुश्किल हो गया है। हम कोयला संकट की असली वजह बताने से पहले हम मोदी सरकार के उन फैसलों की वो लौट चलना चाहते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को बेहद तकलीफ की सामना करना पड़ा। नोटबंदी से यदि आप शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि मोदी सत्ता ने नोटबंदी करते समय कहा था कि आतंकवादियों के कमर टूट जाएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा। इसी तरीके के बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे, लेकिन नोटबंदी का परिणाम क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। आम लोगों को जो तकलीफ हुई वह भी किसी से छिपा नहीं है। नोटबंदी की कतार में लाइन में लगे 150 लोगों की मौत हो गई। कितने ही बैंक कर्मचारी और कितने ही लोग टेंशन के चलते, तनाव के चलते बीमार हो गए, इसकी कोई गणना नहीं है। यदि आप कोरोना को लेकर मोदी सरकार के फैसले को देखें तो मोदी सत्ता तब तक चुप रही जब तक नमस्ते ट्रंप का उनका इवेंट नहीं हो गया, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन गई, तब तक मोदी सत्ता खामोश रही। और जब कोरोना का विकराल रूप दिखाई देने लगा तो आनंद फानंद में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन की नासमझी भरे फैसले के चलते मजदूरों की हालत खराब हो गई। कितने मजदूर सड़क पे मर गए, कितने ही लोगों को क्या क्या तकलीफ हुई यह किसी से छिपा नहीं है। और गंगा में बहती लाशें, ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोग और चिताओं की लंबी कतारें कोई कैसे भूल सकता है। तब सवाल ये है कि क्या मोदी सत्ता हर फैसले के पीछे जो वजह होती है वो विरोधियों को कुचलने की होती है? सवाल बहुत से हैं। हम वापस कोयला संकट पर आते हैं। कोयला संकट की असली वजह भी नासमझी है और विरोधियों को कुचलने की साजिश का हिस्सा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि कथित कोलगेट घोटाले को लेकर कांग्रेस के प्रति असंतोष ने मोदी सत्ता को पद पर बिठाया था, लेकिन सत्ता में आते ही कोयला घोटाले का क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। सीएनजी ने 1,86,000 करोड़ के अनुमान जो लगाए थे, नुकसान के जो अनुमान लगाए थे, उसका क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। वह अनुमान 50,000 करोड़ से भी नीचे चला गया। तब सवाल ये है कि मोदी सत्ता ने कोयला के मामले में क्या किया। सबसे पहले तो उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार द्वारा आवंटित या नीलाम की गई कोयला खदानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी तरीके से रद्द करने की बजाय अंतर की राशि या जुर्माने की राशि लेकर पुनः उन खदानों को आवंटित किया जाए, लेकिन मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि हम सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। सरकार को 1,86,000 करोड़ रुपए के जो नुकसान का अनुमान लगाया गया है उसे हम पूरा करेंगे। और नासमझी भरा फैसला या विरोधियों को कुचल डालने की मंशा यहीं से शुरू होती है। मोदी सत्ता ने खदानों की नीलामी कर दी। उन्होंने तत्काल पैसा चाहिए के फंडा के साथ यह खेल शुरू किया और 70 खदानें नीलाम कर दी गई।
आप हैरान हो जाएंगे। उनमें से 44 खदान तो शुरू ही नहीं हो पाया। 16 ऐसे खदान हैं जिनमें काम तो शुरू हुआ है लेकिन खनन शुरू नहीं हुआ, और 10 खदान में कंपनियों ने ऑफिस भी बना ली है, लेकिन वहाँ भी खनन का काम ठीक ढंग से नहीं शुरू हुआ है। तब सवाल ये है कि आखिर इन खदानों को किस ढंग से दिया गया, क्यों दिया गया, और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी। सरकार आनन फानन में रुपये चाहती थी और नीलामी में कुछ ऐसी शर्तें थी जिसके तहत तत्काल कारपोरेट सेक्टर को पैसा देना था। कारपोरेट सेक्टर ने नीलामी में भाग भी लिया, पैसा भी दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी जिसे न मोदी सत्ता समझ पाई और न ही वे कारपोरेट के लोग समझ पाए जो खनन या खदान खरीदे। तब हुआ क्या? हुआ ये कि जब कारपोरेट सेक्टर जो नीलाम खदान को खरीद लिए थे, वे जब वहाँ पहुँचे तब जमीनी हकीकत का पता चला कि इस देश में जो खदानें हैं उसके ऊपर या तो जंगल है, या आदिवासी रहते हैं, या कुछ गांव बसे हुए हैं। और मज़े की बात तो ये है कि इस नासमझी की वजह से जब कंपनियों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि खनन करने से प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगा, इससे सस्ते में तो विदेशों से कोयला मिल रहा है, तो खनन करने की बजाय क्यों न विदेशों से कोयला मंगाया जाए। बस यहीं से शुरू होता है कोयला संकट। खदानें मनमोहन सिंह सरकार में नीलाम हुई खदानें भी इसलिए रद्द की गई थी क्योंकि उनमें से कुछ कारपोरेट सेक्टर ऐसे थे जो कांग्रेस या दूसरे विरोधी दलों को चंदा देते थे। यह संदेह, यह शक ही खदानों की पुनर्नीलामी का रास्ता तय करती है। हालांकि जिंदल, नवीन जिंदल, कौन नहीं जानता कि कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनकी भी अपनी खदानें हैं। और खेल जिस तरीके से मोदी सत्ता ने शुरू किया उसके बाद तो ये तय था कि अदानी ही ज़्यादातर खदानें खरीदेगी, और वही हुआ। लेकिन खनन का कार्य कहीं शुरू नहीं हो पाया। तब सवाल ये है कि मुआवजे की राशि, गांव को हटाने की कवायद, जंगल वाले खदानों में पर्यावरण की मंजूरी, ये इस तरह का तकलीफ दे काम था जो कारपोरेट सेक्टर को खनन से रोकता है। और इस नासमझी का उपाय भी किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि, या इसे आप घोटाला नहीं मानेंगे, लेकिन झारखंड के डूडा में अदानी ग्रुप ने जब पावर प्लांट लगाया तो एक खेल खेला गया। पावर प्लांट जहां लगा वहां खदान भी है, लेकिन वो खदान अदानी ने नहीं खरीदा। वो खदान कोल इंडिया को दे दिया गया जो सार्वजनिक उपक्रम की भारतीय कंपनी है। अदानी जिस डूडा में पावर प्लांट लगा रहे हैं उसमें बिजली उत्पादन होगा और वह बिजली बांग्लादेश को दी जाएगी। अब देखिए खेल आप कि किस तरीके से खेल सत्ता करती है ताकि न भ्रष्टाचार का आरोप लगे न गड़बड़ी का आरोप लगे। खदान कोल इंडिया की, खनन कोल इंडिया करेगा, कोयला अदानी को देगा और उस प्लांट से बिजली बांग्लादेश को दी जाएगी। इस खेल की सबसे बड़ी वजह थी मुआवजे की राशि, क्योंकि अदानी यदि वो खदान खरीदता तो 48 लाख एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना पड़ता, लेकिन यदि वह खदान सरकारी है तो उसे 12 लाख रुपए ही मुआवजा देना पड़ेगा। इस पूरे खेल को समझिए। यदि 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण
की नीति लाई थी तो यह सोच कर लाई थी कि यह देश समृद्ध होगा। इस देश के जमीन के नीचे जितने भी खनिज हैं, कोयला है, हीरा है, सोना है या दूसरे मिनरल्स हैं, वे सब देश का होगा। लेकिन हाल के वर्षों में क्या किया गया? निजीकरण के नाम पर इस देश की संपत्ति को टुकड़ों में बेचा गया। एयर इंडिया का बिकना किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से 32,000 करोड़ का एयर इंडिया 18,000 करोड़ में बेच दिया गया। ठीक है, इससे टाटा को फायदा हुआ, टाटा कहीं जाने वाला भी नहीं है, देश की संपत्ति देश में ही रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि यदि इसी तरीके से सब कुछ निजी सेक्टर के हवाले कर दिया जाए तो संकट तो आम आदमी को ही उठाना पड़ेगा। महंगाई आखिर कौन बोझ उठा रहा है? सत्ता में बैठे लोगों को तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है। हम टैक्स पेयरों के पैसे से ही उनकी भत्ता, वेतन और तमाम जरूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन आम आदमी क्या करे? यदि पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार पहुंच जाता है तो इसका तकलीफ, इसकी दुख दर्द आम जनता को ही भोगना है। डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से दूसरे पदार्थों, जरूरतमंद चीज़ों की भी मूल्य में वृद्धि होती है। शायद सत्ता यह बात नहीं जानती होगी। रसोई गैस की कीमत जब बढ़ती है तो भोजन की कीमत भी बढ़ जाती है। तब सवाल ये है कि वर्तमान कोयला संकट की असली वजह क्या है? आप यकीन नहीं करेंगे, वर्तमान कोयला संकट की असली वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी सत्ता की अपनी जिद, खदानों के ऊपर जंगल की मौजूदगी, आदिवासियों की मौजूदगी, गांव की मौजूदगी को नज़रअंदाज किया गया या उसकी जानकारी उन्हें नहीं हुई थी और कारपोरेट सेक्टर ने मनमाने ढंग से खदान खरीदी की। और जब हकीकत पता चला कि मुआवजा बांटने, फॉरेस्ट से पर्यावरण सर्टिफिकेट लेने में जो खर्चे आने हैं, उसके बाद तो उत्पादन महंगा हो जाएगा। कोयला इस देश के ऊर्जा का आधार है। स्टील फैक्ट्री से सीमेंट फैक्ट्री और ना जाने कितने इंडस्ट्रीज में कोयला की जरूरत पड़ती है। और यदि कोयले का संकट अभूतपूर्व है तो इसकी वजह से बिजली की दर वृद्धि होगी और इसका फायदा कारपोरेट सेक्टर को होगा। और जब बिजली की वृद्धि होगी, बिजली दर में वृद्धि होगी तो आम आदमी की तकलीफें और बढ़ेंगी। तब सवाल ये नहीं है कि आम आदमी क्या करे, क्योंकि विपक्ष तो डरपोक और कमजोर हो चुकी है। वह तो महंगाई के खिलाफ भी ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। ऐसे में यदि कोयला संकट विकराल होता चला जाएगा और पूरी दुनिया आज ऊर्जा पर टिकी हुई है, तब सवाल ये है कि 2014 के बाद मोदी सत्ता ने बिजली या ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में क्या किया। उन्होंने कई तरह के मंत्रालय तो बनाए, लेकिन पवन ऊर्जा, पानी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की दिशा में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आने वाले दिनों में देश को बिजली संकट से बचाया जा सके। एक बार सोचिएगा जरूर कि क्या केवल नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम और छद्म राष्ट्रवाद के भरोसे सत्ता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन मोदी सरकार को क्या देश चलाना नहीं आता या वह देश चलाना ही नहीं जानती। कंपनियां लगातार बेच दी जा रही है, तो क्या उन कंपनियों को मोदी सत्ता चलाना नहीं चाहती है या उन्हें चलाना नहीं आता?
एक बार जरूर सोचिएगा कि यदि इस देश की सब चीज़ें निजी हो जाएगी तो आम आदमी का क्या होगा। एक बार जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।